हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम इंग्लिश की डीएलएड सेकेंड ईयर की यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाली यूनिट का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग अ फंक्शनल अप्रोच। बाकी यूनिट्स जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनी हुई है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब इस वाली वीडियो में हम बात क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट में हम पढ़ेंगे अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लर्न करते हैं, उसके बारे में। स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, साथ में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे सिचुएशनल अप्रोच के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके साथ में प्रिंसिपल्स। फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे एंड देन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और काफ़ी सारी आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे ओरल एक्सप्रेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ें भी हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की, क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। बेसिकली स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज नोन एज स्ट्रक्चरल अप्रोच। जब भी हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना हुआ है किसी भी लैंग्वेज का, वही स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि कैसे वर्ड का साउंड है, किस तरह से वर्ड्स बने हुए हैं, क्या रूल्स है, वर्ड्स कैसे हैं, सेंटेंसेस कैसे हैं। तो अगर हम बात करें एक सेंटेंस को हम अगर ले लें, उस सेंटेंस में जिस तरह से वर्ड्स लिखे होते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। वर्ड का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में लिखा हुआ है कि ये हमारा जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पे बेस्ड होता है। जब भी हम रीड कर रहे होते हैं एक स्ट्रक्चर को, तो वो हमारा स्टिमुलस होता है और उसको रीड करने के बाद जो हमारा रिएक्शन होता है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स थ्योरी अगर पूछ ले कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किस पे बेस्ड होती है, तो आप बताएंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पे बेस्ड होती है। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं और लर्नर्स पे रिएक्शन देते हैं। अब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ओरिजिनेट हुई थी ये वाली अप्रोच। इसमें जो है हम सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए ये वाली अप्रोच का फॉलो करते थे। साथ में जो है मतलब ये बेसिकली इंग्लिश में कमांड मिलती थी, उसको तो हमें फॉलो करना होता था, तो स्ट्रक्चर को समझ के हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते थे, इसलिए ये सोल्जर्स की ट्रेनिंग में हेल्प करती थी। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है ओरल अप्रोच। लिख सकते हैं ओरल और ओरल अप्रोच भी इसका नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें कुछ डिटेल्स उनकी पता होनी चाहिए। जैसे पहली टर्म आ जाती है आपकी फोनीम्स। फोनीम्स क्या होता है? साउंड ऑफ अल्फाबेट, जैसे कि अ, ब, ट, ये साउंड जो होते हैं इन्हें फोनीम्स बोलते हैं। देन आता है इसी में स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हमें साउंड आनी चाहिए। उसके बाद मॉर्फीम्स। मॉर्फीम जो है सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे हम मीनिंग को पता करते हैं। जैसे मैंने लिखा पेन। पेन जो है एक वर्ड है और सबसे छोटा है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। मैंने लिखा मान लो एक्स, इसका कोई मीनिंग नहीं है और मैंने लिखा पेन, तो पेन जो है ये एक क्या हो जाएगा? मॉर्फीम हो जाएगा। मॉर्फीम मतलब एक ऐसा सबसे छोटा वर्ड, वो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट जिसका कोई मीनिंग होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्ड तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स ही होती है, छोटी छोटी, जैसे बुक, साइकिल, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से एक सेंटेंस में वो वर्ड सेट है, फिर सेंटेंस बन जाता है। और इस तरह से ये पांचों चीज़ें आपकी आगे, पहली फोनीम्स, मॉर्फीम, देन वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स और सेंटेंस, ये सब हमारे एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। ठीक है, और सेंटेंस हमें मीनिंग कन्वे करता है जो भी हम समझाना चाहते हैं। देन आता है, चलो देखो अब स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है पहले ये बताओ। देखो, अगर मान लो आपको एक सेंटेंस दे दे और उसमें हमने वर्ड की अदला बदली कर दी, तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सेंटेंस लिया, मोहन सिट्स ऑन कबीर्स लैप, मतलब जो कबीर के पैरों पे, लैप्स पे, ठीक है, मोहन बैठा हुआ है। मोहन सिट ऑन कबीर लैप, कबीर के लैप पे बैठा है। बट मैंने कबीर को अगर यहाँ लिख दिया और मोहन को यहाँ लिख दिया तो क्या बन जाएगा? कबीर सिट्स ऑन मोहन लैप। अब क्या हो गया? कबीर बैठा है मोहन के लैप पे। तो जब हमने स्ट्रक्चर को चेंज किया, वर्ड्स को एक्सचेंज किया, तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो इसीलिए स्ट्रक्चर अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम मीनिंग को डिफाइन कर पाते हैं इजीली, और स्ट्रक्चर के चेंज होने पे मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक और सेंटेंस है, जैसे द
स्कूल इज क्लोज टुडे और फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या होगा कि स्कूल आज बंद है, आज छुट्टी है। लेकिन अगर मैंने इज से सेंटेंस शुरू किया, इज स्कूल क्लोज्ड टुडे और क्वेश्चन मार्क, तो अब क्या बन गया कि क्या स्कूल खुला है या क्या स्कूल बंद है। तो अब हमने क्वेश्चन पूछ लिया और पूरा मीनिंग चेंज हो गया। एक में इंफॉर्मेशन लिख रही थी और एक में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर को जानने के लिए, तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी हम स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें उसका स्ट्रक्चर, मतलब जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंप्लिसिटी देखेंगे और टीचेबिलिटी देखेंगे। स्ट्रक्चर की किस तरह से वो फॉर्म्ड है, उसके बाद हमने सिंप्लिसिटी की, उसकी लैंग्वेज है जो हमें समझ आ रही है ही नहीं। देन आ जाएगा टीचेबिलिटी, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, इज इट टीचेबल। तो ये तीनों चीज़ें हमें एक स्ट्रक्चर में रेगुलरली देखनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है पहला स्ट्रक्चर, हम लर्नर्स को बताते हैं बेसिकली थिंग्स और पर्सन से रिलेटेड। हम बताते हैं बेटा ये थिंग होती है, पर्सन होती है, ग्रामेटिकली हम शुरू करते हैं और उसके बाद बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखता चला जाता है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच के कुछ प्रिंसिपल्स। देखो इस बार मैंने फ्लो चार्ट से बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको ये समझ आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स में पहला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच। जब भी हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं, कुछ भी स्पीच का काम आता है बोलना, इन सब में स्ट्रक्चर्स का बहुत यूज होता है। जैसे मैंने बोल दिया मैं चल पड़ी गई घूमने, ये वो। अब ये इतनी बकवास वे में हमने बात कर ली है कि ये क्या हो गया, सारा स्ट्रक्चर आगे पीछे हो गया, कोई मीनिंग नहीं बना। तो ये स्पीच में बहुत जरूरी होता है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन, हमें उस लैंग्वेज की बनाने की हैबिट हो जाती है कि लैंग्वेज में इस पहले आएगा, इस बाद भी आएगा, इस स्टार्टिंग में आएगा, वो सब चीजें हमें स्ट्रक्चर पता चलना शुरू होता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, हम धीरे धीरे इस चीज को सीखते चले जाते हैं। और यूजफुलनेस, हमें जो है चीज़ों को यूज़ करना आता है, उसको चीज़ों में फॉर्म करना आता है, अटैच करना आता है। ठीक है, ये हो गए इसके प्रिंसिपल्स। देन आता है कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस बहुत सारे हो सकते हैं, तो एडवांटेजेस में आपका स्पीच में यूजफुल होता है, प्रोनाउंसिएशन में ज़रूरी होता है। देन हमारा जो है हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन हमें जो है हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करता है और साथ में मोटिवेट करता है, और ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। तो इन सब बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो गए इस अप्रोच के। अब इस अप्रोच के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ओरल ड्रिल्स पे ज़्यादा इंफेसिस करता है कि ओरली हम बोलेंगे जब भी तो स्ट्रक्चर हमारे ठीक होंगे, तो ओरल पे ज़्यादा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसमें मुश्किल होती है, डिफिकल्ट इन ट्रांसफर लर्निंग। साथ में लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद टेक्स्ट बुक इंडिया में जो डिज़ाइन की गई है वो इस अप्रोच पे बेस्ड नहीं होती है, तो टेक्स्ट बुक्स आर नॉट डिजाइंड ऑन दिस बेसिस। उसके बाद हर तरीके का लिटरेचर हम इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पाते, तो नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लिटरेचर, सभी टाइप के लिटरेचर के लिए सूटेबल भी नहीं होता। हायर क्लासेस के लिए भी सूटेबल नहीं होता है, और लेस नॉलेज हमें ग्रामर की इससे मिलती है। और साथ में ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर्स को समझाना है, बच्चे के दिमाग में उस चीज़ को फिट करनी है, तो इसकी ज़रूरत होती है। तो ट्रेन टीचर्स की कमी होने की वजह से भी ये ज़्यादा इसके एडवांटेजेस नहीं हो पाते। नेक्स्ट हम सेकंड पढ़ते हैं हमारी सिचुएशनल अप्रोच। जो हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच अभी हमने पढ़ी थी, इसी से ये एक स्टेप फॉरवर्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को आगे सिचुएशन के बेसिस पे सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अलग अलग सिचुएशन में वर्ड्स यूज़ करते हैं, वोकैब यूज़ करते हैं। तो यही सिचुएशनल अप्रोच सिखाती है कि अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग वोकैब, अलग अलग चीज़ों को किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इसमें ये भी सिचुएशन के डिपेंड होती है सिचुएशन पे। जैसे कि टेंसेज हम कैसे लगाते हैं कि सिचुएशन कैसी है, काम हो गया, काम होगा, या काम हो चुका, या काम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिट करते हैं वर्ड को, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, सब कुछ। तो ये क्या होता है, एक सिचुएशनल अप्रोच हम यहाँ पे यूज करते हैं। सिमिलरली इसमें वोकैबलरी का भी बहुत यूज होता है, और ये स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वोकैब कैसे यूज होता है, अलग सिचुएशन में अलग वोकैब यूज होगी, पोलाइट वर्ड्स यूज होंगे, या फिर जो भी एंग्री वर्ड्स यूज होंगे, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होंगे। ठीक है, ये हमें सिखाती है डील करना, अपनी लैंग्वेज को यूज करना, अपनी लैंग्वेज की यूजफुलनेस इन डिफरेंट सिचुएशन। उसके बाद आती है हमारी, ये भी एक तरीके से हमारी स्पीच पे बेस्ड होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच थी। सिमिलरली पहले इसमें हम ओरली पे वर्क करते हैं, देन हम रिटन चीज़ पे आ जाते हैं, और स्ट्रक्चर्स जो है हम एक प्रॉपर पैटर्न को देखते हुए ही, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को कवर करते हैं। अगर हम बात करें कि हम जो है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, तो सिचुएशनल अप्रोच हमें ये सब चीज़ों को कवर करवाती है। उसके बाद सिचुएशनल अप्रोच के कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि हमें पहले सिंपल चीज़ से ये कॉम्प्लेक्स तक लेके जाती है। सिंपल चीज़ों से करना शुरू करेंगे, सिंपल सिचुएशन से, फिर देन कॉम्प्लेक्स पे आ सकते हैं। क्वेश्चनिंग में हेल्प करती है, वोकैबलरी को सेलेक्ट करने में हेल्प करती है, कौन सी वोकैबलरी किस तरह पे यूज होगी।
होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, ओरली हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। देन यूजिंग सिचुएशन, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग सिचुएशन मतलब कि हम किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे अपनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। देन कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं, ईजी तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। साथ में जो है हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ वोकैबुलरी हो जाता है, इफेक्टिव टीचिंग हो पाती है और लिसनिंग स्किल्स पे ज़्यादा इंफोसाइज करता है और एक्टिविटी बेस्ड होता है। अब इसी में कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं कि इस अप्रोच के क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला आ जाता है टीचर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रक्चर्स को ही नहीं साथ में सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। स्ट्रक्चर तो ज़रूरी है पर सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। लर्नर्स का लर्निंग के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हायर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं होती है और ये हर तरीके के लिटरेचर में भी सूटेबल नहीं होती है। और साथ में सारे टाइप की वोकैबुलरी नहीं सिखा पाते इस अप्रोच के थ्रू। कुछ वोकैबुलरी हमारी बिल्ड होती है बट स्टिल सभी टाइप्स की वोकैबुलरी में यूजफुल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड नंबर के अप्रोच की बात करते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज होती है। इवन अभी भी हम कौन सी अप्रोच का यूज कर रहे हैं? कम्युनिकेटिव अप्रोच का। इस अप्रोच में क्या होता है, हम चीज़ों को कम्युनिकेट करके सीखते हैं। नोम चॉम्स्की, अब ये लिख लीजिए, 1 मार्क्स में आ जाएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन वाला किसने दिया था कॉन्सेप्ट? नोम चॉम्स्की। ठीक है, इन्होंने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के ऊपर बात की थी और इन्होंने बताया था कि जो है हर एक पर्सन के अंदर एक लैंग्वेज को एक्वायर करने का डिवाइस पहले से ही फिट होता है। मतलब एक्चुअली डिवाइस नहीं होता, एक इनेट एबिलिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। ठीक है ना। और इसमें फिर धीरे धीरे कम्युनिकेटिव अप्रोच आई। उसमें हम क्या करते थे, इंट्रैक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करते थे और हम चीज़ों को सीख जाते थे। लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते थे। पहले हम स्ट्रक्चर सीखते थे, उसके बाद हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सीखी। अब कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा आसान होता है। मान लो आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रहते हो तो आप हिंदी बोलना धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स आप गेन करेंगे, जानते जाएंगे और आपके कुछ वर्ड्स उनको पता चलेंगे। सिमिलरली इंग्लिश स्टेट्स में जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे आप इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आपकी इंग्लिश वहाँ पे अपने आप इंप्रूव हो जाती है। आप अपने आप इंग्लिश सीखना शुरू कर जाते हैं। कोई कोर्स नहीं लेने की जरूरत होती, कोई लर्निंग नहीं करनी होती, कोई रूल नहीं सीखना होता। यू जस्ट स्पीक इंग्लिश एंड यू जस्ट लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। जो भी आप इंट्रैक्शन कर रहे हैं आप उस लैंग्वेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है रिजल्ट होता है हमारा इंट्रैक्शन का, जो भी हम इंटरेक्ट करते हैं। अब कम्युनिकेशन जब भी हम अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हो या बेसिकली हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिविटीज़ पूछ लेगा कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। देखो, सबसे पहला रोल प्ले। रोल प्ले में सबसे ज़्यादा हमें बोलना ही पड़ता है। ओरली हम बात करते, कम्युनिकेट करते हैं, स्किल्स डेवलप हो जाती है। और रोल प्ले हो गया। इंटरव्यू में भी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना पड़ता है। ग्रुप वर्क, बात करते हैं, बात डिस्कस करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ये सब। ओपिनियन शेयरिंग, डिस्कशन में हो जाता है, ओपिनियन हम अपने शेयर करते हैं। और साथ में एक गेम होता है आपका स्कैवेंजर हंट। इसमें आपको एक हिंट दिया जाता है और आप आगे जाके टीचर आपको एक क्वेश्चन देती है, उसके लिए फिर आप उसके आंसर्स को ढूंढते ढूंढते अपने एक रियल आंसर तक पहुँचते हैं। इसमें भी कम्युनिकेशन होता है कि एक ने बताया, उसने समझा, दूसरे को बताया, वो हिंट यूज़ करेगा और ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो ये एक स्कैवेंजर हंट है। ऐसे डिफरेंट गेम्स आप प्ले कर सकते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ गया है कुछ प्रिंसिपल्स कम्युनिकेटिव अप्रोच के। तो पहला आ गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन जरूरी होती है, इंटरेक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं जिससे हम जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करके हम चीज़ें सीखते चले जाते हैं। लैंग्वेज का यूज़ होता है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है आपकी, पर यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने होते हैं तो कम्युनिकेटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन आ जाता है ऑथेंटिक मटेरियल। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं हम ऑथेंटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं ऐसे ही तुक्के में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। बुक में जो चीज़ें कंटेंट गिवन है, बुक का पढ़ा है, एक न्यूज़पेपर पढ़ा है या कुछ भी चीज़ें पढ़ी है, तो ऑथेंटिक जगह से चीज़ें लेके कम्युनिकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कम्युनिकेटिव की प्रिंसिपल्स। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है पर आप सुन लीजिए। हाई लर्नर मोटिवेशन, लर्नर का मोटिवेशन हाई हो जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है इसकी वजह से। प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकली हम इंटरेक्शन करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन से, इसमें हमारी लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसमें ग्रामर की कोई टीचिंग नहीं होती। भाई जैसे बात कर रहे हैं वो हो गया, तो नो ग्रामर टीचिंग। ट्रेन टीचर्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम खुद ही गलत बोल रहे हैं, गलत बच्चा सुन रहा है, तो कम्युनिकेशन भी गलत होगा। तो ट्रेन टीचर्स की जरूरत होती है। और आउटकम्स पता नहीं होते भाई, आउटकम पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। मे बी बच्चा सीख जाए, बच्चा ना सीखे, तो
आउटकम्स नोन नहीं होते हैं। तो ये हो गया इसका पूरा। नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी अप्रोच। तो इस थ्योरी, ये जो पूरी अप्रोच है ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी पे ही बेस्ड होती है। इसमें हमारे जीन पियाजे, जॉन डीवी और जो लेव वाइगोत्स्की है वो भी एनकरेज करते थे कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है या कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब लर्नर अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, चीज़ों को आउटसाइड वर्ल्ड से सीखने की कोशिश करता है, जो उसने सीखा है उसको चीज़ों से रिलेट करते हुए खुद की नॉलेज से और भी चीज़ों को क्रिएट करता चला जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसमें एक्सप्लोरेशन होती है हमारी थिंकिंग की। हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ों से नई नई चीज़ों को, नए नए एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। ठीक है। क्रिएशन ऑफ ओन लर्निंग, क्रिएशन ऑफ ओन नॉलेज इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में इसमें बोला गया है कि बच्चे जो है एक टेबुला रासा मतलब एक ब्लैंक स्टेट की तरह होते हैं जिसमें हम जो जो भरते जाएंगे बच्चा वो सीखता चला जाएगा। ठीक है। लर्नर्स जो भी अपने क्लासरूम से एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो अपनी उस स्लेट में भरते रहते हैं। जैसे ये ब्लैंक बोर्ड है, इस पे मैंने लिख दिया, इसी तरह हमारा जो दिमाग है वो एक ब्लैंक स्लेट है, टेबुला रासा उसे बोला गया है, और उसमें अपनी नॉलेज को हम भर के रखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, गेन करते रहते हैं। लर्निंग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में कैसी होती है? एक्टिव लर्निंग होती है, साथ में हम चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रोसेस की तरह काम करती है, ना कि एक प्रोडक्ट की तरह काम करती है। ठीक है ना। इसमें हम आउटसाइड क्लासरूम से एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं और अपनी नॉलेज को भी डेवलप करते हैं। इसमें टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर की तरह होता है, वो बच्चों को फैसिलिटेट करती है, गाइड कर देती है या हेल्प कर देती है। अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर किस टाइप की एक्टिविटीज़ होगी जिससे बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, तो पहला तो हो जाएगा, जब भी इंग्लिश की बात करो या कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक हो जाएगा क्लास डिस्कशन। देखो भाई, क्लास डिस्कशन में क्या होगा, जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर बच्चा सोचेगा, ओ ये बात थी, अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वो अपनी चीज़ों को, नॉलेज को खुद से क्रिएट करते हुए बताएगा। क्लास डिस्कशन हो गया। रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गए, आप रिसर्च के लिए दे सकते हैं। फील्ड ट्रिप्स वगैरह हो गई, फील्ड ट्रिप्स पे ले जाने पे बच्चों की नॉलेज ज़्यादा डेवलप होती है, वो ज़्यादा क्रिएट कर पाते हैं। फिल्म्स वगैरह हो गई, फिल्म्स वगैरह मतलब नॉलेजेबल चीज़ें, नॉलेज हमारे क्लाइमेक्स, कैरेक्टर, या बच्चों को मान लो एक फिल्म दिखाई, आधा छोड़ दिया मूवी को सस्पेंस की वे में, और बच्चे से पूछा कि इसके आगे और क्या रीजंस हो सकते हैं या फिल्म में आगे क्या हो सकता है। इससे बच्चा अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, सोचेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, थिंकिंग डेवलप होगी। और ऑनलाइन लर्निंग भी हो सकती है, मतलब ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू भी हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि देखो बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। पहला तो चाइल्ड सेंटर्ड है, ये चाइल्ड अपने आप नॉलेज को क्रिएट कर रहा है। एक्शन ओरिएंटेड, इसमें बच्चा एक्शन लेगा, सोचेगा, थिंकिंग प्रोसेस चलेगा। लर्नर की ऑटोनॉमी रहती है, लर्नर अपने आप चीज़ों को डेवलप करता है। उसके बाद एक्सपीरियंस से कंस्ट्रक्शन करता चला जाएगा, नॉलेज को क्रिएट करेगा। स्काफोल्डिंग का मतलब होता है थोड़ी सी हेल्प जो टीचर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जिसको एक बेस मान के बच्चा जो है उससे हेल्प लेके आगे बढ़ता है और नॉलेज खुद ही क्रिएट करता है। होल लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज सीखने में हेल्प करता है। फोकस ऑन प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट, फोकस किस पे करता है? प्रोसेस पे। प्रोडक्ट पे फोकस इतना नहीं होता जितना प्रोसेस पे होता है, प्रोसेस अच्छा होता है। ठीक है। इस तरह से ये प्रिंसिपल्स जो है वर्क करते हैं हमारे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में। कुछ एडवांटेजेस है, जैसे एक्टिव लर्निंग होती है, इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ता है बच्चा। ऑनरशिप ऑफ लर्निंग हो जाती है, खुद लर्न करता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। सोशल डेवलपमेंट होती है, दूसरों से इंट्रैक्शन बढ़ता है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को। मल्टीपल प्रेजेंटेशन हो जाती है सब्जेक्ट मैटर की, और मेन कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। ठीक है। ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। अब इस अप्रोच के भी कुछ डिसएडवांटेजेस, जैसे कि एक तो इसमें लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए होती है टीचर्स की। जब टीचर एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करता है तो बच्चों को मोटिवेट कर पाएगा, एनकरेज कर पाएगा, जिससे बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। और साथ ही में लेसन्स ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है कि हम ऐसे नॉर्मल मैंने पढ़ा दिया, अब आप इसमें क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं। तो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मुश्किल भी इसमें हो जाता है कि लेसन्स को इस तरह से डेवलप करें जिससे कंस्ट्रक्शन हो। तो ये हमारी चारों अप्रोचेस थी, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और प्रिंसिपल्स हमने बात कर लिए। कोई भी एक अप्रोच आपके पेपर में आ जाएगी, उसको एक्सप्लेन करने को आ जाएगा, और पक्का इन चारों में से एक अप्रोच आती है पेपर में। तो इन चारों अप्रोच के नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए, वहाँ पे जो भी लेटेस्ट आता है मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टीचिंग ओरल एक्सप्रेशन इन क्लासरूम। हम बच्चों को ओरल एक्सप्रेशन क्लासरूम में कैसे सिखाएंगे।
सीखेंगे। ओरल एक्सप्रेशन के साथ हम रीडिंग राइटिंग सब कुछ सिखाना है, तो पहले ओरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ओरल एक्सप्रेशन मतलब वही ओरल चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, किसके थ्रू हम सिखा सकते हैं। तो पहला तो हम बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस से शुरू कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन सिखा सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करें, एक वर्ड दिया उससे सेंटेंस बनाना सिखा दिया, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन सिखा देंगे। रीडिंग अलाउड के थ्रू ओरल शुरू हो सकता है, बच्चों से क्लासरूम में ओरली रीड करवाएंगे, रीडिंग तेज करवाएंगे, जिससे बच्चा जो है वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंसिएट कर सके। प्रोनाउंसिएशन सही होगी तो बच्चा अच्छे से बोल पाएगा, उसके बाद प्रोनाउंस सही कर पाएगा। फिर रीडिंग पिक्चर्स बच्चों से करवा सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता, एक पिक्चर दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चा रीड करता है, भाई इसमें ये है ये है ये, तो पिक्चर को रीड करना सिखाएंगे। साथ में स्टोरीज बनवाना सिखाएंगे, स्टोरी टेलिंग बच्चा कर पाएगा, स्टोरी मेकिंग। सीक्वेंसिंग से भी बच्चों का ओरल जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाएगा। हम चीज़ों दे देंगे उसको, बच्चे से सीक्वेंस करवा सकते हैं। अच्छा, ओरली में हमारे जैसे ना मॉक ड्रिल्स भी होती थी ओरल की, कुछ पोएम सुनाई जाती थी या कोई स्टोरी, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर भी देने करते थे, तो इससे बच्चे की लिसनिंग स्किल्स जो है डेवलप हो जाती थी। ठीक है, बोलना भी सीखेगा बच्चा। और साथ में हम जो है बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज से फेमिलियर करवाएंगे, इंग्लिश से फेमिलियर करवाएंगे और रोल प्लेस करवाएंगे। रोल प्ले से बहुत ज़्यादा ओरल एक्सप्रेशन डेवलप होता है, तो इन सब चीज़ों से हम जो है बच्चों के अंदर ओरल एक्सप्रेशन डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद आ जाएगा ओरल एक्सप्रेशन के बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे सिखाएंगे? ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज को डेवलप कर लेता है और चीज़ों को रीड करना सीख जाता है। जैसे हमारे अभी भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हर एग्जाम में आते हैं। अभी आप सीटेट का पेपर दोगे, उसमें भी आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, DSSB या KVS, इन सब चीज़ों में भी, एग्जाम्स में, हमारे नॉर्मल पेपरों में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को एक पैरा दे दो, बच्चों को बोलो रीड करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर करो, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये हो सकता है। साथ में फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें दे सकते हो, कन्वर्जेंट अप्रोच का यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट, एग्जाम्पल टू रूल टू एग्जाम्पल वाली अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस का यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जब आप यूज़ करेंगे तो बच्चा उससे सीखने की कोशिश करेगा। अब किस तरह से आप ये सब चीज़ें करेंगे, ये तो आगे आप क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, फैक्चुअल पूछ सकते हैं, इवैल्यूएटिव पूछ सकते हैं, डाइवर्जेंट पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल वाले पूछ सकते हैं। उसके बाद पहला तो हो गया आपने क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जनरेशन, बच्चों से ही उसी पैरा से क्वेश्चन बनवाएं, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें आप जो है ऐसे क्वेश्चंस फिर समराइज करवा सकते हैं। समराइज करने पे भी बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेवलप होगी कि वो रीड करके चीज़ों को एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद समराइजिंग में आप मेन पॉइंट्स को, मेन आइडियाज़ को, मेन जो भी चीज़ें हैं इरेलीवेंट को हटा के ये चीज़ें लिखेंगे। फिर आ जाएगा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन बहुत ज़रूरी होता है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कोई भी जो भी चीज़ें हो रही है उसके आगे क्या होगा, प्रिडिक्ट कर पाए, ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। और साथ में जो है हम वेब का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को बोलेंगे फ्लो चार्ट में, अब जो भी तुमने पढ़ा रीडिंग किया उसको फ्लो चार्ट में दिखाओ, वेब की फॉर्म में दिखाओ, मेन आइडिया की फॉर्म में दिखाओ। मान लो पूरा एक बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया पोल्यूशन का, अब बच्चे को बोल दिया कि उसकी जब हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डेवलप करना है तो हमने बच्चे को बोला कि बच्चे अब ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है इसको पूरा एक वेब की फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करो। तो बच्चा क्या करेगा, जैसे उसने पॉल्यूशन पढ़ा तो वो पहले पॉल्यूशन हेडिंग देगा, उसका मीनिंग देगा वन लाइन में, फिर उसके टाइप्स देगा और टाइप्स के साथ अलग अलग टाइप को एक्सप्लेन करेगा, उनके नाम देगा और उनको वन लाइन में एक्सप्लेन करेगा। फिर इसके कॉजेज़ भी देगा, फिर इसके जो है ठीक करने के वेज भी देगा, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सिमिलरली इन सब के देगा। इस तरह से पूरा चैप्टर 1 पेज में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारी चीज़ें जो है ज़्यादा कवर हो जाती है, बच्चा इजीली चीज़ों को सीखना शुरू कर जाता है। फिर कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू आपस में कोऑपरेट करके सीख सकता है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को करने से बच्चे की जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स है, रीड करने की स्किल्स है, वो सब डेवलप हो जाती है। इसी के बाद ये ओरल एक्सप्रेशन हम डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और साथ में राइटिंग कॉम्पोजिशन। बच्चे की राइटिंग कॉम्पोजिशन भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे बच्चा जो है लिखना सीख जाए। जो भी वो पढ़ रहा है उसको लिखना भी तो सीखे। पढ़ना सीख गया, बोलना सीख गया, लेकिन लिखना जब तक नहीं सीखेगा तो चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। तो लिखना सिखाने के लिए राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसमें आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है, लिखने की स्किल्स डेवलप होती है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आता है, सिचुएशन अप्रोच आपकी डेवलप हो जाती है, आप चीज़ों को प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू करते हो। इसमें क्या होता है, आप जो है बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिए, डैश डैश दिए, बच्चा इससे खुद लिखना सीखेगा क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आना चाहिए। ऑप्शन दे सकते हैं इन द स्टार्टिंग फेज, बाद में धीरे धीरे विदाउट ऑप्शन देंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आप सीइंग पिक्चर्स वाला दे सकते हैं। जैसे आपने एक फिल इन द ब्लैंक शुरू किया, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दे रहे हो, दिस इज अ
बॉक्स, तो ऐसे करके बॉक्स बना दिया, तो बच्चा इसको देख के यहाँ पे बॉक्स फिल करेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे की राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी। तो क्या हो गया इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद पिक्चर्स दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स नॉर्मल दे देंगे, कंप्लीट द स्टोरी दे देंगे, बच्चों को स्टोरी बनाने के लिए दे सकते हैं, पूरी स्टोरी बना दी है, बच्चा पढ़ेगा, खुद से आइडिया लगाएगा और स्टोरी को कंप्लीट करेगा। साथ में कंप्लीट द सेंटेंस दे सकते हैं, एक सेंटेंस में डैश छोड़ के। फिर फ्री प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, बच्चों को फ्री प्रैक्टिस भी करा सकते हैं राइटिंग की, किस तरह से, सी एंड राइट, देखो और लिखो, वही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप वाला हो गया। स्टोरी राइटिंग, कोई स्टोरी का टॉपिक दिया, लिखो इसके ऊपर। पैराग्राफ राइटिंग जो हमें देते ही है शुरू से ही, आर्टिकल, पैराग्राफ, स्पीच, ये सब। ऐसे राइटिंग और ये सब दे देंगे। इससे बच्चा जो है अपनी राइटिंग, अपनी खुद की नॉलेज को उस पेपर पे प्रिंट करेगा, लिखेगा, और उससे क्या होगा, बच्चे की नॉलेज भी डेवलप होगी, वो अपने खुद से आइडियाज़ को क्रिएट करेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म का भी यूज़ हो जाता है। फिर बच्चों को ऐसे टॉपिक्स दे दो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में लिखो, अपने फेवरेट फ्रेंड्स वगैरह के बारे में लिखो, पिक्चर कोई दे दी उसके बारे में लिखो, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि सिंपल कॉम्पोजिशन दे दिया, लिखो भाई, ठीक है, ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनको रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो बच्चों को ग्रामर के टॉपिक पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। अभी तक भी आपको, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको होगी, बट मोस्टली टाइम पे ये जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। एक टाइम पे मैं भी इन चीज़ों को भूल गई थी, फिर मैंने रिवीजन ली, तब हमें ये सारी चीज़ें दोबारा, क्या पता अभी भी अगर आपसे पूछ लो एकदम से रैंडमली, अगर आपने नहीं पढ़ रखा हो वो चीज़, तो आप वहाँ अटक सकते हो। तो इसलिए कॉमन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हमें ज़रूरी है, जिससे राइटिंग ठीक हो। तो कॉमन मिस्टेक्स को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट सिखा सकते हैं। प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स बच्चे को पता होना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी के बारे में पता होना चाहिए, मिस्ड प्लेस्ड चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो भी मिस्ड प्लेस्ड वर्ड्स है, रॉन्ग वर्ड्स का पता होना चाहिए, राइट वर्ड्स का पता होना चाहिए, साथ में स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। बच्चों को पैराग्राफ राइटिंग जब दे रहे हो, उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ राइटिंग के समय पे आप जो है बच्चे का ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए कि किस चीज़ पे बात हो रही है, उसके बाद कुछ सजेशंस होनी चाहिए, पूरी बॉडी होनी चाहिए, सेंटेंस होनी चाहिए। मतलब अगर आपको पैराग्राफ बच्चों को सिखाना है तो क्या उसको स्ट्रक्चर सिखाएंगे, तो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सबसे पहले आपका इंट्रो होना चाहिए 2-4 लाइनों में, उसके बाद पूरी बॉडी होनी चाहिए, जो भी मेन बातें हैं, रीजंस बोल लो, कॉजेज बोल लो, पूरा पैरा उसमें चलेगा, और लास्ट में कंक्लूजन की फॉर्म में आपको उसको देना है, क्लोजिंग सेंटेंस लिख के पैराग्राफ फिनिश हो जाएगा, लास्ट में क्लोजिंग हो जाएगी, क्लोजिंग सेंटेंस। इस तरह से आप पैराग्राफ बच्चों को राइटिंग सिखा सकते हैं। फिर डिक्टेशन बच्चों की करवा सकते हैं। डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिक्टेशन से बच्चों के वोकैब में नए नए वर्ड्स ऐड हो जाती है और बच्चे उनकी मीनिंग जानते हैं, और साथ में हम सेंटेंस फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है। स्लो स्पीड में, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ और बिना पंचुएशन के साथ हमें पंचुएशन के साथ हमें वर्ड को रिपीट करना है, जिससे बच्चा इजीली उस चीज़ को लिख सके, ठीक है। ये चीज़ें करवा सकते हैं। नोट टेकिंग बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे अब आपने मुझे बोला कि मैम नोट्स की फॉर्म में बता दिया करो, टाइम की वजह से मैं नहीं बताती हूँ, बट जैसे जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ आपने सुन लिया, पूरी कहानी थोड़ी लिखोगे जो मैं बोल रही हूँ। अब मैंने बोल दिया नोट टेकिंग, तो आप पॉइंट टिक आप बना लो, नोट टेकिंग हो, वो भी उनको बच्चों को भी सिखानी है कि जो भी बोला जा रहा है मेन पॉइंट्स को आप नोट करते रहो। अब मैंने बताया डिक्टेशन करवा सकते हैं बच्चों की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए हम बच्चों के लिए, राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन के डिक्टेशन करवा सकते हैं, पैराग्राफ करवा सकते हैं, ऐसे राइटिंग करवा सकते हैं, फ्री राइटिंग करवा सकते हैं, कोई भी टॉपिक दे दिया, पिक्चर राइटिंग करवा सकते हैं, पिक्चर को देख के लिखने वाला करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ों से बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। नोट टेकिंग से भी क्या होगा, बच्चा नोट खुद से लिखेगा तो भी उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी। ऐसा नहीं होता नोट टेकिंग में कि जो लिख रही है टीचर वही कॉपी करना होता है। नोट टेकिंग का ही मतलब होता है सब पढ़ने के बाद उसमें से एक निचोड़ निकाल के समरी पॉइंट बताना, ठीक है ना। अभी भी मैं आपको नोट फॉर्म में ही ये बताती हूँ चीज़ें, समरी फॉर्म में ही बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका गाइडेड और सेल्फ रीडिंग। गाइडेड और सेल्फ रीडिंग का मतलब कि एक प्रॉपर वे में प्रॉपरली खुद से बच्चा जब रीड करता है, इसमें बच्चों को एक प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देंगे, प्रिंट फॉर्म में चीज़ें मिलेगी, बच्चा इजीली उस चीज़ों को रीड कर पाएगा, चीज़ों को डेवलप कर पाएगा। वीकली टास्क देंगे, जैसे हमने बोलिया कि आपने बेटा, हमने आपको टास्क दिया है, ये बुक आपको इस वीक में रीड करनी है, बच्चा रीड करके आएगा, फिर जो है उसकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाएगी। साथ में हमने बोला कि आप कोई भी एक रीड बुक कर रहे हो, बताना है क्यों रीड करके आए हो भाई,
क्या समझ आया उस बुक से, ये सारी चीज़ें बच्चों से पूछेंगे तो बच्चा उस बुक में भी इंटरेस्ट लेगा और उनके आंसर्स भी उसके पास होंगे। ठीक है, साथ में चिल्ड्रन लिटरेचर दे सकते हैं, टेल, कहानियाँ, वो आती थी ना चंपक वगैरह, ऐसी बुक्स बच्चा जो है जब रीड करता है उसकी रीडिंग स्किल्स अपने आप डेवलप होने और उसमें बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है, कहानी की फॉर्म में होता है, तो ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और बुक फेयर्स वगैरह में बच्चों को लेके जा सकते हैं, जिससे बच्चा जो है बुक्स के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़े और वो रीडिंग करना सीखे, क्योंकि अगर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है तो बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख लेता है। तो ये हो गई हमारी पूरी चीज़ें जो भी इस वाली यूनिट में थी। मैंने ऑलमोस्ट एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, सब कवर हो गया। अच्छा, अब ना ये यूनिट कंप्लीट तो हो गई है, पर एक चीज़ इसमें रह गई है, लेसन प्लान। लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टीचर के लिए जब भी वो टीचिंग करने के लिए क्लास में जा रही है। तो इंग्लिश के पेपर में लेसन प्लान आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो 8 नंबर में पूरा एक लेसन प्लान भी आ सकता है। लेसन प्लान की वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अभी मैं यहाँ पे इस वीडियो के एंड पे भी एक लेसन प्लान की फोटो डाल देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे नहीं मिली आपको बाय चांस तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं 3-4 सैम्पल लेसन प्लान डाल दूंगी। अगर पेपर में आता है तो आप वो सैम्पल लेसन प्लान को भी मतलब वैसे के वैसे लिख के अपने फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं बेसिक बता देती हूँ, पहले भी जब लेसन प्लान शुरू करते हो तो या तो चैप्टर का लेसन प्लान होगा या ग्रामर का। ग्रामर का बनाना ईजी हो जाएगा आपके लिए। पहले आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर आपकी जो आएगी बिल्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं वो आप पूछेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब अनाउंसमेंट के बाद प्रेजेंटेशन करेंगे, एंड लास्ट में इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस और होमवर्क देंगे। इस तरह से आपने अपना लेसन प्लान डेवलप करना है। ठीक है, वो लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इस तरह से लेसन प्लान का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ और सुन लेना, इसमें 4 टाइप की कॉम्पोजिशन होती है। पहली आपकी रिप्रोडक्शन एक्सरसाइज या कंट्रोल्ड कॉम्पोजिशन इसे बोल दो, या एक फ्री कॉम्पोजिशन बोल दो, और एक गाइडेड कॉम्पोजिशन बोल दो, और एक होती है फ्री कॉम्पोजिशन। ठीक है, गाइडेड और फ्री कॉम्पोजिशन, गाइडेड में हम बच्चों को बताते हैं ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए कंटेंट, और फ्री में हम बच्चों को एक टॉपिक दे देते हैं, बच्चा फ्री होता है अपने आप चीज़ों को लिखने में। ठीक है, तो इस तरह हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया है, फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई होगी, पर स्टिल इतनी तो आपको वीडियोस मिलती है, इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने डीएलएड वाले दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताते हैं, सजेशंस देते हैं, और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।